स्टूडेंट, आज हम अपने सेंट्रल बैंक के थर्ड वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वीडियो नंबर 3। इसमें हम केंद्रीय बैंक के जो गुणात्मक उपाय हमारे चल रहे थे, हम उन गुणात्मक उपायों के बारे में आगे जानेंगे। हमारी जो साख नीति थी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस साख नीति के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण कर रहे थे और उसके दो उपकरण थे, मात्रात्मक व गुणात्मक। गुणात्मक उपकरण का एक पॉइंट मैं आपको करवा चुकी, वापस से रिपीट करना है, साख की राशनिंग। और इस साख की राशनिंग में मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व बैंक होता है वो सभी बैंकों को आदेश देता है कि उन्हें अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देना पड़ेगा। प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने पड़ेंगे और इसका 18% जो लोन था वो कृषि क्षेत्र में देना पड़ेगा। गुणात्मक उपकरण का पहला पॉइंट मैंने आपको ये करवा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। इसके बाद आज हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो गुणात्मक उपकरण का हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो होगा चयनात्मक साख प्रक्रिया। चयनात्मक साख प्रक्रिया, इसका क्या मतलब है? चयनात्मक का मतलब होता है कि कोई भी ग्राहक अपने मन के आधार पर, या मन के आधार पर का मतलब कि अपने विशेष सामाजिक परिस्थिति के आधार पर ऋण अधिक मात्रा में नहीं लेगा, अधिक मात्रा में ऋण नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी है या कोई वीआईपी पर्सन है या जान पहचान के आधार पर कोई ज्यादा पैसा बैंक से लेना चाहता है, तो इस प्रक्रिया के तहत आरबीआई ने आदेश दिए कि कोई भी व्यक्ति अपने मन के आधार पर अधिक या बहुत अधिक मात्रा में ऋण नहीं ले सकता। इसे कहा जाता है चयनात्मक साख प्रक्रिया। ये गुणात्मक उपकरण में आता है ताकि हमारे देश में साख की दिशा को निर्धारित किया जा सके। गुणात्मक उपकरण वैसे ज्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होते, ना ही इनके कुछ डेटा होते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है बैंकों का विलय। बैंकों का विलय करवाने का काम आरबीआई करता है। यदि आरबीआई को लगता है कि इससे अधीनस्थ कोई भी बैंक, जो छोटे बैंक हैं या जो दिवालिया बैंक हैं, या जिनके पास उचित ऋण नहीं है, तो बैंक इन बैंकों का विलय करवा सकता है या किसी बड़े बैंक के साथ भी इनका मर्ज करवा सकता है। जैसे कि अभी वर्तमान में कुछ बैंकों का विलय एसबीआई के साथ किया गया है। बैंकों का विलय करवाने के पीछे एक उद्देश्य होता है, या तो बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही करना। प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंतर्गत भी आरबीआई के द्वारा उनका विलय करवाया जा सकता है, या हम ये कहें कि बैंक एक नैतिक दबाव के तहत भी बैंकों का विलय करवाते हैं, ताकि जो बैंक ऋण योग्य पूंजी इकट्ठी नहीं कर पा रहे, उनका विलय दूसरे बैंकों के साथ करवा दिया जाए। ये इसका दूसरा उपकरण का तीसरा पॉइंट है। इसके बाद हम अपने अगले इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का, तो इसको ध्यान से देखिएगा। निर्गमित करने का मतलब होता है जारी करना, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करेंसी की। करेंसी जारी करने का काम आरबीआई का होता है। जितनी भी देश में किसी निश्चित समय में जो करेंसी जारी की जाती है वो केवल आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। अब करेंसी जारी की कैसे जाती है, पहले तो आप ये समझिए कि करेंसी होती क्या है।
तो करेंसी का मतलब होता है, करेंसी इक्वल्स टू होती है डिमांड ड्राफ्ट प्लस नोट व सिक्के। हमारे देश में जो मुद्रा प्रचलन में है, नोट व सिक्के, और वह मुद्रा जो बैंकों में आपने डिमांड ड्राफ्ट यानी कि मांग जमा के रूप में हमने रखी हुई है, इन दोनों को मिलाकर के ही करेंसी कहा जाता है, क्योंकि यह भी एक मुद्रा का रूप है और डिमांड ड्राफ्ट भी मुद्रा का ही रूप होते हैं, जो कि नोट और सिक्के के फॉर्म में होते हैं, जिसे आरबीआई जारी करता है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर के करेंसी कहा जाता है। सीओ मतलब करेंसी, ठीक है। तो ये नोट और सिक्के जारी करने का काम आरबीआई करता है। नोट जारी करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, भारत में 1956 से स्टार्ट हुआ था। 1956 में नोट छापने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। 1956 से पहले हमारे देश में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय स्वर्णमान चला करता था, और इसका मतलब ये हुआ करता था कि अगर आप कुछ पैसे बैंक में लेकर के जाते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई आपको उसके बदले में गोल्ड देगा, ठीक है। तो इस गोल्ड के चलने का मतलब ही ये था कि 1956 से पहले हमारे देश में आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा होना जरूरी होता था। मिनिमम रिजर्व के रूप में 200 करोड़ का गोल्ड हर समय आरबीआई के पास रखा होना चाहिए था। लेकिन 1956 के बाद ये जो प्रक्रिया थी वो बदल गई और इसकी जगह मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? इसमें आरबीआई को गोल्ड की जगह 200 करोड़ नकद रखना जरूरी होता है, 200 करोड़। और इस 200 करोड़ के भी दो टुकड़े होते हैं। इसमें से 115 करोड़ रुपए ये नकद रूप में होने चाहिए, 115 नकद रूप में होने चाहिए, और बाकी के जो 85 करोड़ हैं ये गोल्ड या जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं या प्रतिभूतियां होती हैं, इस रूप में भी रखे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नोटों का निर्गमन करने की प्रक्रिया या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इसके अलावा भी अगर हम नोट निर्गमन के अंतर्गत 3 नंबर का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमें एमआरएस के अलावा भी और कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे अगर ये बात की जाए कि नोट कहाँ छपते हैं, तो हमारे भारत में 2 जगह पर नोट छापे जाते हैं। पहला है नासिक प्रिंटिंग प्रेस और दूसरा है देवास प्रिंटिंग प्रेस। इन दोनों ही शहरों में भारत में केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट छापने के कार्य किए जाते हैं। नासिक में 20 रुपए का नोट नहीं छापा जाता और देवास में 10 रुपए के नोट की छपाई नहीं होती। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें कि नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो आपको ये पता होगा कि नोटों पर गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। लेकिन अगर 1 रुपए के सिक्के या करेंसी की बात की जाए तो 1 रुपए की जो करेंसी है ये फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं और उसमें वित्त सचिव के द्वारा ही प्राधिकृत किया जाता है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं कि अगर नोट छपेंगे तो नासिक और देवास में ही छपेंगे, लेकिन 1 रुपए का जो सिक्का या नोट है उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही जारी किया जाएगा। अगर हम इसमें आगे थोड़ा देखें तो मैं आपको ये बताऊं कि जो नोट छपने की प्रक्रिया है इसमें न्यूनतम
जो नोट है वो 1 रुपए का आरबीआई के द्वारा जारी किया जा सकता है, और अधिकतम जो सीमा है नोट छापने की वो 10,000 की होती है। क्योंकि हमारे देश में काला बाजारी या भ्रष्टाचार अधिक है, इसीलिए 10,000 मूल्य के नोट नहीं छापे जाते। वर्तमान में 2,000 के नोट की अधिकतम राशि के रूप में छपते हैं। ठीक है, अब आपके जो मौद्रिक नीति थी वो खत्म हो चुकी है। मौद्रिक नीति के गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही उपकरण मैं आपको करवा चुकी। लेकिन अगर हम बात करें इसके आगे, हमारा 2 नंबर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। तो इसका नाम तो आपने काफी सुना होगा, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि सरकार या आरबीआई के द्वारा, क्योंकि वो नोट जारी करने का काम करता है इसीलिए, और ये काम सरकार के परामर्श से होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों नाम लिखे हैं। सरकार या आरबीआई के द्वारा वर्तमान या प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करके, कानूनी वैधता का मतलब जो चलन में है, कानूनी वैधता समाप्त करके नई मुद्रा को चलन में लाना। नई मुद्रा को चलन में लाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। इस परिभाषा को ध्यान से देखिए कि हमारे देश में वर्तमान में जो मुद्रा चल रही है, वर्तमान में जो मुद्रा लोगों के द्वारा मान्य है, जैसे माना जा रहा है दैनिक क्रय विक्रय के लिए, अगर आरबीआई उसकी कानूनी वैधता समाप्त कर दी, यानी कि वो चलन में अब नहीं चलेगी इस दिन के बाद, और उसके बाद नई मुद्रा ला दी जाए, तो उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे देश में 8 नवंबर सन 2016 को 8 नवंबर सन 2016 में विमुद्रीकरण किया गया। किसके द्वारा? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा। उन्होंने क्या किया कि हमारे देश में जो 500 व 1000 के जो नोट प्रचलन में थे, इनको हटा करके नए 500 के नोट व 2000 मूल्य वर्ग के नोटों की अनुमति प्रदान की। इस पूरी प्रक्रिया को विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी ये मौद्रिक नीति खत्म होती है। इसके आगे अगर हम छोटे मोटे टॉपिक की बात करें तो वो आपके इस लेसन में बचे हुए हैं। जैसे अभी हम देखते हैं केंद्रीय बैंक का ढांचा या इसका संगठन, यानी कि इसमें कितने सदस्य होते हैं और मुख्य सदस्य इसमें किसे माना जाता है। अगर हम इसके ढांचे की बात करें तो सबसे प्रमुख होता है केंद्रीय बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड क्या कार्य करता है? आरबीआई के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति करने का या उन्हें परामर्श देने का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के अधीनस्थ जो सर्वोच्च पद पर आसीन होता है उसे गवर्नर कहा जाता है, और गवर्नर की जो संख्या है वो 1 होती है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अगर हम गवर्नर की बात करें तो हमारे देश में कुल मिलाकर के अब तक 24 से 25 गवर्नर हो चुके हैं। 24 से 25 गवर्नर हो चुके हैं, और वर्तमान में हमारे जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। हमारे देश में 15वें जो गवर्नर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। गवर्नर की संख्या केवल 1 होती है। हाँ, हालांकि अगर आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो आप इसमें बता सकते हैं, नहीं तो नहीं। गवर्नर के अधीन अगर हम बात करें तो उप गवर्नर भी इस संगठन में होते हैं, और उप गवर्नर की संख्या होती है 2, जिन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद जो सहायक
सचिव होते हैं, उन सहायक सचिवों की संख्या होती है 4। ये उप गवर्नर और गवर्नर के सहायक सचिव होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख सचिव की, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम करते हैं, उनकी संख्या भी 4 होती है। और आखिरी जो इसका हिस्सा है उसमें पाए जाते हैं सहायक अधिकारी या ऑफिसर, जिनकी संख्या होती है 10 और इन्हें सरकार के द्वारा जो नियुक्तियां निकलती हैं उनमें से भर्ती किया जाता है। वहां पर जो रिटर्न एग्जाम होते हैं उनके द्वारा इनकी भर्ती की जाती है या सरकार के द्वारा डायरेक्ट नियुक्ति भी इनकी की जा सकती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के केंद्रीय बैंक के जो मुख्य संगठन हैं इसमें 21 सदस्य होते हैं। 21 सदस्यों की ये ढांचा इसमें होता है। इसके अलावा इसके जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं उनको हम यहाँ पर काउंट नहीं करते। तो ये हो गया केंद्रीय बैंक का ढांचा। सबसे प्रमुख होता है केंद्रीय बोर्ड, जो इन सबकी नियुक्ति करवाने का कार्य करता है। फिर होता है गवर्नर, एक जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री खुद करते हैं या राज्यपाल के द्वारा भी की जा सकती है। इसके बाद उप गवर्नर जिनकी संख्या 2 होती है, प्रमुख सचिव जिनकी संख्या 4 होती है, सहायक सचिव इनकी संख्या भी 4 होती है और सहायक अधिकारी इनकी संख्या 10 होती है। वैसे तो वर्तमान में इनकी संख्या 21 से घटा करके 20 कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख सचिवों की संख्या को 3 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये आंसर सही है, इसकी संख्या को कम और ज्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय बैंक का पूरा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन इस लेसन में आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे हम इसी वीडियो के अंतर्गत करते हैं। लेकिन अगर आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की साख नीति को समझाइए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप सबसे पहले आरबीआई का परिचय देंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आरबीआई के परिचय के बाद आप इसकी पूरी नीति को स्पष्ट करेंगे और लास्ट में आएगा आपका निष्कर्ष। इस निष्कर्ष में आप मौद्रिक नीति की समीक्षा भी कर सकते हैं।